हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 23 दिसंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं रीजनल रूरल बैंक्स। हम आरआरबीज के बारे में देखेंगे। हाल ही में आरआरबी का नया लोगो लॉन्च किया गया है जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में रहा है। इसके साथ ही हम देखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा एजेंटिक एआई के बारे में। देन हम देखेंगे अंतरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में। इसके साथ ही देखेंगे ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में। देन हम गिग वर्कर्स के बारे में देखेंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे सभासार इनिशिएटिव के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आरआरबी से संबंधित। So consider the following statements regarding regional rural banks in India. So यहाँ पर भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है They were established based on the recommendations of the Narsimhan Working Group. And second, the ownership of RRBs is shared between the central government, state government, and the sponsor bank in a 50:15:35. Third statement है The One RRB One Logo initiative aims to create a unified brand identity following the progressive amalgamation of RRBs. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है आरआरबी से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। सो आरआरबी जो है इनको स्टैब्लिश किया गया था 1975 में फॉलोइंग द नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू रूरल सेक्टर्स। सो आरआरबीज एक्ट 1976 डिफाइन करता है द यूनिक इक्विटी स्ट्रक्चर जिसमें जो रेशियो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड देन स्पॉन्सर बैंक 35%। सो इनका जो काम है वो है टू इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड स्केल। द गवर्नमेंट has pursued a policy of progressive amalgamation, reducing the number of RRBs from 196 to a projected 28 by 2025. So the recent One RRB, One Logo initiative launched by the government and NABARD provides a common visual identity to reflect their role in financial inclusion and rural empowerment. So आपने देखा कि जो RRBs हैं इनकी स्थापना की गई 1975 में और जो पहला आरआरबी है उसका नाम है प्रथम ग्रामीण बैंक और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। सो ये प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज मेनली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसंस एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज। सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में आरआरबीज के नए लोगों को लॉन्च किया गया है जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज एजेंटिक एआई रिसेंटली सीन इन द न्यूज। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा ये जो टर्म है एजेंटिक एआई ये क्या है। आपके ऑप्शंस हैं एआई सिस्टम डिजाइन्ड टू सिमुलेट ह्यूमन इमोशंस इन कस्टमर सर्विस। सेकंड, autonomous goal-oriented AI systems capable of completing multi-step tasks with minimal human oversight. Third, a specific type of generative AI that only produces high-resolution images.
Fourth, a centralized AI database used exclusively for tracking international cybercrime. सो यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा ये जो टर्म है एजेंटिक एआई, ये क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये एक स्पेसिफिक टाइप है जनरेटिव एआई का जो कि प्रोड्यूस करेगा केवल हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। आप देख सकते हैं agentic AI represents a shift from passive AI to autonomous goal driven agents. So these systems can reason, plan, and execute a sequence of actions to achieve a specific objective. So they perceive their environment via sensors or APIs, set sub goals, and use external tools to complete the task. So, unlike standard LLMs that require step by step prompting, agentic AI can handle end to end automation of complex workflows. So, in multi agent systems, different specialized agents coordinate through AI orchestration to solve problems in the fields like healthcare, logistics, and software development. सो ये जो एजेंटिक एआई है ये एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है शिफ्ट फ्रॉम एआई एज अ कमांड फॉलोअर टू एआई एज अ प्रोएक्टिव इंटेलिजेंट पार्टनर फॉर कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष प्रयोगशाला जिसे हम स्पेस लैब्स के नाम से जानते हैं इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला है यह किस संगठन की पहल है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथराइजेशन सेंटर, थर्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो यहाँ पर आपको बताना है कि जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला इनिशिएटिव है ये किस संगठन की पहल है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का इनिशिएटिव। आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर issued a request for proposal to set up अंतरिक्ष प्रयोगशाला select in selected academic institutions. So it is a first of its kind Indian National Space Promotion and Authorization Center's initiative to build advanced space labs inside Indian colleges and universities. So these labs will give hands-on training to the students in space technology across the country. So in space will fund 75% of the project cost, capped at 5 crore rupees per institution released based on milestones. सो आप ध्यान रखेंगे कि जो इंडिया के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये जो अंतरिक्ष प्रयोगशाला है या स्पेस लैब्स इनकी स्थापना की जाएगी। और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।
सो यहाँ पर आपको बताना है कि जो बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। आप देख सकते हैं यूनियन होम मिनिस्टर ने चेयर किया है। यूनियन होम मिनिस्टर जो कि अमित शाह हैं, उन्होंने चेयर किया है एक मीटिंग टू सेट अप द ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी फॉर सिक्योरिंग वेसल्स एंड पोर्ट फैसिलिटीज अटेंडेड बाय द मिनिस्टर्स ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड सिविल एविएशन। So it shall be constituted a statutory body under Section 13 of the Merchant Shipping Act 2025, modeled on the Bureau of Civil Aviation Security. और आपने देखा कि ये वर्क करेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड ओवरसी रेगुलेटरी एंड सिक्योरिटी फंक्शंस फॉर शिप्स एंड पोर्ट फैसिलिटीज। So the bureau will be led by an IPS officer as DG. सो आपने देखा कि जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 है उसके तहत ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी, जिसको लीड करेंगे डीजी जो कि आईपीएस रैंक के ऑफिसर होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट इन दिसंबर 2025। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स अधिनियम को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ऐसा करने वाला राज्य है झारखंड। सो झारखंड ने अप्रूव किया है द प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट 2025 विद गवर्नर संतोष गंगवार's assent, and the act provides a formal welfare and social security system for gig and platform workers. So it covers delivery, transport, and on-demand service workers. A gig workers welfare board will handle registration, identity cards, and welfare schemes. And the Act mandates minimum wages, medical insurance, and social security benefits for workers. So aggregators violating provisions may face penalties up to 10 lakh, and Jharkhand become one of the first states to regulate the gig economy through a dedicated law. So ये जो लॉ है इसका ऑब्जेक्टिव होगा इंश्योर करना सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रोटेक्शन फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स, जैसा कि आपने अभी देखा। सो गिग वर्कर्स की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, gig workers are defined as a person who works outside a traditional employer-employee relationship. और ये जो होते हैं ये गिग वर्कर्स दो तरीके के होते हैं, प्लेटफॉर्म एंड नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स। सो प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स में वो लोग आते हैं हु वर्क whose work is based on online apps or digital platforms like ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी एक्सेट्रा। इसके साथ ही जो नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स होते हैं दे आर जनरली कैजुअल वेज वर्कर्स एंड ओन अकाउंट वर्कर्स इन द कन्वेंशनल सेक्टर्स वर्किंग पार्ट टाइम और फुल टाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी। सेकंड,
It functions under the administrative control of the Ministry of Finance. And third, the commission consists of a chairperson and not less than two and not more than six members appointed by the central government. And fourth, the CCI regulates combinations only after mergers and acquisitions have been completed. So यहाँ पर आपसे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे संबंधित स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड और फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सीसीआई है ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज इट रेगुलेट्स कॉम्बिनेशन एक्स एंटे टू प्रिवेंट appreciable adverse effects on competition। आप देख सकते हैं। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है and it was established under the Competition Act 2002 and it functions under the Ministry of Corporate Affairs. So it comprises a chairperson and 2 to 6 members appointed by the central government. So it regulates combinations ex ante to prevent appreciable adverse effects on competition. So ये जो CCI है, it looks into the cases and investigates them if the same has a negative impact on competition. So ये प्रमोट करता है competition और prevent करता है activities that have an appreciable adverse effect on competition in India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Coal Controllers Organization, recently seen in the news, primarily performs which of the following functions? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो कोयला नियंत्रक संगठन है हाल ही में खबरों में रहा है, आपको बताना है कि यह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इट फिक्सेस प्राइसेस फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। सेकंड, इट कलेक्ट्स coal production statistics and monitors dispatch and supply. Third, it regulates environmental clearances for coal mining. And fourth, it allocates coal blocks to private companies. आपको बताना है कि ये जो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है या इसका मुख्य कार्य क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कलेक्ट करता है कोल प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स एंड मॉनिटर्स डिस्पैच एंड सप्लाई। आप देख सकते हैं। The Coal Controllers Organization functions under the Ministry of Coal and is mainly responsible for collecting coal production data, monitoring coal dispatch and supply, and performing related statistical and regulatory functions. आप ध्यान रखेंगे ये जो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्टैब्लिश किया गया 1916 में एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफिसेज इन द इंडियन कोल सेक्टर। सो ये रिस्पॉन्सिबल है इंश्योर करने के लिए फेयर प्रोडक्शन एंड कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Sabhasar initiative recently seen in the news is an initiative of which of the following? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रही ये जो सभासार पहल है यह निम्नलिखित में से किसकी पहल है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीति आयोग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। यहां पर आपको बताना है कि जो सभासार पहल है वो निम्नलिखित में से किसकी पहल है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का। आप देख सकते हैं द Sabhasar initiative is an AI-enabled voice-to-text meeting summarization tool developed to improve documentation and transparency in Gram Sabha and Panchayat meetings. So it has been launched by the Ministry of Panchayati Raj in line with its mandate to strengthen grassroots governance and a digital enablement of local self-government institutions. सो आप ध्यान रखेंगे ये जो सभासार इनिशिएटिव है ये संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।